silent. Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस. एंड इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं. सिंपल है, इम्पॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन काफ़ी नए ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ से प्रीलिम से सवाल बन सकता है. जैसे कि यू हैव आपके सामने है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. ये आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं. अब रही बात इस पोर्टल की, सो नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल NGDR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लॉन्च्ड दिस पोर्टल ऑन 19th of December. तो अब ये पोर्टल क्या है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, एंड विल टॉक अबाउट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके हेडक्वार्टर्स. तो ये सारी बातें हो जाएंगी, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF हैज बीन सेटअप इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स. कुछ 644 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर DMF हैज बीन सेटअप. तो ये DMF क्या है? अब इसी DMF के साथ साथ जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की. तो वो आपका एक 5th पॉइंट हो गया, राइट. एज इन 5th आर्टिकल बोल सकते हो. दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट योजना. तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज में चला जाता है. फिर उसके बाद आप यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क देख रहे हो, इसके बारे में बात करेंगे. नेशनल पार्क है, कहाँ है, कैसा फ्लोरा, कैसा फना, वेजिटेशन, ये सारी डिस्कशन होगी. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. IEA एनुअल कोल मार्केट रिपोर्ट. सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि ये रिपोर्ट इज बाय IEA, जो बेसिक है, जो आपको पता होना चाहिए. अब सवाल उठता है कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या है. बहुत डिटेल में हम इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना UPSC जनरली कोल सेक्टर से सवाल पूछती रहती है. और मैं जब आपको इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स बताऊंगी तो आपको एक आइडिया लगेगा. अच्छा, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, क्या अनसर्टेनिटीज है, क्या ट्रेंड है. ट्रेंड के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ट्रेंड नीचे जा रहा है ना. लास्ट 5 years के हिसाब से क्या ट्रेंड है, क्या डिमांड बढ़ी है, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या सर्ज हुआ है, स्टेटमेंट डाल देंगे. और तो ग्लोबल कोल डिमांड ट्रेंड वो इस रिपोर्ट में है, वो हम कवर करेंगे. ये रिपोर्ट फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में बताती है, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, वो ये रिपोर्ट मेंशन करती है. मेरे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया. क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट आर इन्फ्लुएंसिंग डिक्लाइन इन द कोल डिमांड, तो वो भी यू कैन मेंशन, राइट. सो चाइना की डोमिनेंस इन द कोल मार्केट, इसके बारे में बात करेंगे. कोल इंडस्ट्री का जो शिफ्ट है वो इंपॉर्टेंट हो गया. अब रही बात IEA की, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. IEA इज अ फैमिली ऑफ हाउ मेनी मेंबर? 31 मेंबर कंट्रीज आर देयर. क्या इंडिया है उसमें? यस, 13 एसोसिएशन कंट्रीज इंक्लूड इंडिया, राइट. अच्छा, क्या आपको इफ यू वांट टू बी द कैंडिडेट कंट्री टू IEA, यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. अधिकतर हमें लगता है कि मस्ट वाली स्टेटमेंट गलत है, बट नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि इफ यू वांट टू बी अ कैंडिडेट for being the member of IEA, you must be a member country of OECD. तो ये सारी डिस्कशन जो है वो इसका पार्ट रहने वाली है. जैसे जैसे आगे प्रोसीड करूंगी वैसे वैसे चीजें और क्लियर हो जाएंगी. लेट अस बिगिन. कनेक्टिविटी जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बनती जाएगी. तो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो अबाउट इट, एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है. चलिए, okay then, as far as this first article is concerned, International Energy Agency's annual coal market report. तो ये रिपोर्ट है IEA की. IEA की और कौन कौन सी रिपोर्ट्स है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एनर्जी से लिंक कर लो. एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड का भी एनर्जी आउटलुक और इंडिया की एनर्जी आउटलुक, दो अलग अलग रिपोर्ट हैं, दोनों IEA की रिपोर्ट्स हैं. वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट,
वो भी आईईए की एक मेजर रिपोर्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आईईए में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 31 मेंबर कंट्रीज हैं, राइट। आईईए का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है। क्या ये ऑटोनोमस एजेंसी है दैट वाज सेट अप इन 1974? बिल्कुल 1974 में इट वाज सेट अप, राइट। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं। ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है, जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है, राइट। बोथ वेज यू कैन लिंक इट। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप एक आंसर लिख रहे हो इस रिपोर्ट से क्या उठा सकते हो? आप उठा सकते हो लाइक मेजर फैक्टर्स दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिक्लाइन इन द कोल डिमांड। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि आने वाले टाइम में कोल की जो डिमांड है वो कम होगी? क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फॉर द इमर्जिंग इकोनॉमीज इन बैलेंसिंग ग्रोथ विद रिन्यूएबल्स? ये आपके मेंस के लिए है, आईईए आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। नाउ this particular report, what it suggests, what it says, what are these highlights? So this IEA, what's the prediction about global coal demand? It expects a very big change in the world's need for coal. वो कहते हैं that जो demand है, जो need है for coal, it will start to go down by year 2026. तो ये आपको ध्यान में रखना है, दो यहां पे मेंशन भी होगा। या सो दे आर हिंटिंग एट अ स्ट्रक्चरल डिक्लाइन बाय 2026। क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट आर कॉजिंग दिस चेंज? देयर आर कपल ऑफ मेन रीजंस इस शिफ्ट को लेके। पहला तो कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज आर इंक्रीजिंग देयर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जहां पर आपके रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपेंशन हो रहा है, सोलर पावर, विंड पावर। और दूसरा ये है कि कुछ रीजन्स जो हैं दैट आर सीइंग एन इंक्रीज इन यूजिंग न्यूक्लियर पावर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर जनरेशन इन सर्टेन रीजन्स, राइट। अब ये जो शिफ्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है वो कह रहे हैं ये एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है। इसका मतलब ये कोई टेम्परेरी चेंज नहीं होने वाला है, ये एक लॉन्ग टर्म, एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा इन हाउ मच कोल द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू यूज। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल डिक्लाइन, मतलब इट्स नॉट जस्ट अ टेम्परेरी चेंज, इट्स अ लॉन्ग टर्म, इट्स अ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। एज फार एज द हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट आर कंसर्न, ये सारी बातें मैं आपको समझा रही हूं, फैक्ट्स यहां पर लिखे हुए हैं, आप सिंपल फैक्ट्स उठाएं और अपने मेंस में आंसर में लिख दें। 2022 में जो वर्ल्ड की नीड थी कोयल को लेके वो अपने मतलब इट हिट अ रिकॉर्ड हाई, बहुत ऊंचा चला गया था। इट गोइंग अप बाय 4%, 4% ऊपर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब आप लगा लो इट वॉज रीचिंग अ टोटल ऑफ 8.42 बिलियन टन्स। कोल की डिमांड पिछले साल बहुत बड़ी है और मोस्ट ऑफ द ग्रोथ इन कोल डिमांड वो एशिया से आई है, चाहे वो पावर सेक्टर हो चाहे नॉन पावर सेक्टर हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हम बोल रहे हैं पावर में तो। और चाइना में के अंदर तो 4.6% राइज हुआ है कोल की डिमांड में, विच इज इक्विवेलेंट टू 200 मिलियन टन्स। इंडिया के अंदर भी 9% इंक्रीज हुआ है, 97 मिलियन टन्स। इंडोनेशिया के अंदर भी एक सर्च देखने को मिला है 32% का, 49 मिलियन टन्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूएस और यूरोप की, ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स हैड एन 8% का ड्रॉप, वहां डिक्लाइन देखने को मिला है 8% का। यूरोप के अंदर भी 4.3% इंक्रीज हुआ है कोल कंजम्पशन के अंदर, बट द ग्रोथ वाज नॉट एज हाई एज एक्सपेक्टेड, राइट। हो सकता है इट इज पार्शली ड्यू टू द लोअर हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज। और ये जो रिस्ट्रेंट ग्रोथ हुई है यूरोप में, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वीकर इकोनॉमी, माइल्डर विंटर, राइट। तो ये सारी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट ये यूरोप की सिचुएशन है। अब ये रिपोर्ट एंटिसिपेट करती है फ्यूचर प्रोजेक्शंस को लेके। ये रिपोर्ट प्रिडिक्ट करती है दैट इन 2023 मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज विल सी अ डिक्रीज इन देयर डिमांड फॉर कोल। ओवरऑल जो ग्लोबल यूज है ऑफ द कोल 2026 के अंदर इट इज एस्टिमेटेड टू बी लोअर टू 2.3%,
2026 की प्रोजेक्शन लगा रहे हैं वो, देन 2023. सो हालांकि इट इज द एक्सपेक्टेड डिक्लाइन एंड इट इज द जो भी डिक्लाइन वो बता रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि जो कोल की कंजम्पशन है ग्लोबली वो फिर भी इट विल स्टे अबव 8 बिलियन टन्स अंटिल 2026. नहीं, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोल की कंजम्पशन एक तरीके से कम तो होगी, जो आप एस्टिमेट लगा रहे हो, यूज ऑफ कोल कम होगा, लेकिन फिर भी देयर विल बी अ कंटिन्यूड हाई कंजम्पशन थोड़ा सा, और दे आर इंडिकेटिंग दैट कोल विल स्टिल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. और यहां पर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, दे आर द वर्ल्ड टॉप 3 कोल प्रोड्यूसर्स. They are expected to set new records in coal production in 2023. Together, in बात करूँ तो ये तीनों countries now contribute to more than 70% of the coal production worldwide. China, India and Indonesia. और ये rise in coal consumption is mainly because of the demand for electricity. Right? अब बात आती है कि what are the factors that are influencing decline in coal demand? पहला तो मेजर रीजन है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट टुवर्ड्स यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, की चलो भैया सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ चलो इंस्टेड ऑफ कोल. दैट शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, यू कैन राइट इट डाउन. योर सेकेंड पॉइंट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो IEA connects this expected decline to changes in these global climatic conditions. तो यहां से this that is providing an other alternative to coal for generating electricity, increased hydropower output, because we are seeing a shift from El Nino to La Nina, right? फिर उसके बाद third point is your significant increase in the use of low cost solar photovoltaic technology. Renewable energy option हो गया है, more accessible. Nuclear power generation is expected to see a growth in countries like China, India, European Union. तो ये भी एक है. चाइना की डोमिनेंस है कोल मार्केट में. China is being a major player in the coal market and is expected to see a decline in the coal use in 2024. और फिर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है it will remain stable through 2026. Right? जो पेस है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का और उसका जो यूज है कोल का, दे आर अनसर्टेन ड्यू टू वहां स्ट्रक्चरल चेंजेस होते रहते हैं उनके वहां. और रही बात इंडिया, इंडोनेशिया और कुछ अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज की, दे आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू रिलाइंग ऑन कोल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. बट यस, हमारे कमिटमेंट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लेकर. मैं बहुत बार बोल चुकी हूं कि हम ट्रांजिशन होगा, बट दैट विल नॉट बी अ सडन, इट विल बी स्मूथ, क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट हैं. धीरे धीरे वी आर कटिंग शॉर्ट ऑफ इट. Right? But still, major chunk we rely on coal for economic growth. अभी COP28 के अंदर they were emphasizing the need to reduce the use of unabated coal. Right? So ये चीजें हैं. और कोल के जो प्राइसेस हैं ना, they have unexpectedly gone up in the past 2 years. ठीक है, तो आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कोल इंडस्ट्री हैज सीन अनएक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीजेस, बट माइनिंग कंपनीज हैव मेंटेन्ड द प्रॉफिट्स, अलाउइंग देम टू इन्वेस्ट इन अदर कमोडिटीज एंड द ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स वी हैव टुवर्ड्स अ क्लीनर एनर्जी. राइट? तो ये सारी पूरे के पूरे सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. आपके मेंस, आपके इंटरव्यू, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अब आपसे कोई भी सवाल पूछे, एक एनालिसिस आपके माइंड में बिल्ड हो चुकी है. Moving on to Sultanpur National Park in Farrukhnagar, Gurugram. According to Forest Department officials, they have reported a decrease of 20 to 30% in the number of migratory birds this season. सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसको आप सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हो, ये गुड़गांव के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, सबको पता है. इट कंप्राइजेज मेनली वेटलैंड्स. मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लोकेट करना. तो आज आपका होमवर्क यही है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को, दैट इज सिचुएटेड इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, यू विल लोकेट इट इन द मैप. लाइटली मत लेना, 1 मिनट का काम है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है. थोड़ा सा आज हरियाणा घूम लो. तो ये जो पार्क है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वेटलैंड्स.
तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एरिया फॉर वेरियस बर्ड स्पीशीज। तो ये एक्वेटिक बर्ड्स के लिए भी एक क्रूशियल हैबिटेट है, जिसके अंदर वो बर्ड्स आते हैं जो माइग्रेट करते हैं टू द एरिया, एंड रेजिडेंट बर्ड्स ऑल्सो दैट दे लीव देयर साल भर, राइट। 2021 के अंदर इस पार्क को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ रामसर साइट ऑल्सो, इंडिकेटिंग दैट इट्स अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो रामसर साइट भी है। वेजिटेशन की बात करूं तो ट्रॉपिकल एंड ड्राई डेसिडियस, इट ऑल्सो फीचर्स एक्वाटिक वेजिटेशन, और यहाँ पर ओपन ग्रासलैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगी। ग्रासेस, ढोक, बेर, तेंदू, बनियन ट्री, जामुन, नीम, ये सारी आपको फ्लोरा में देखने को मिलेंगे स्पीशीज। और फना के अंदर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड फॉर वाटरफाउल। और यहाँ पर बाकी आपको ब्लैक फ्रेंकॉइल, कॉमन टील, और there are different migratory species of birds that are found in this area. तो ये नाम है, right? Purple sunbird, all these species you will find. Sorted है, no rocket science, simple है, easy है, याद करने वाली चीजें हैं, याद आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल लेते हैं। एंड अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की। पहले तो ये पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय, सिंपल सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज सेट टू लॉन्च दिस पोर्टल ऑन 19th of December, जो कि हो चुका है इन अ सेरेमनी इन न्यू दिल्ली। तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है कि हम इस पोर्टल के बारे में बात करें, नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। मैं आपको इसका एक ब्रीफ में बता देती हूँ क्या है, पहले इन जनरल, फिर उसके बाद ये लाइंस पढ़ लेंगे तो आपको इस पोर्टल का पर्पस समझ आ जाएगा। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज लेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका पर्पस है टू मेक इंपॉर्टेंट जियोसाइंस डेटा इजीली अवेलेबल। जो भी इंपॉर्टेंट जियोसाइंस डेटा है, यू वांट टू मेक इट easily available, empowering various industries, academic institutions with those valuable resources for analysis, for decision making. So ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इस पर्पस से डिजाइन किया गया है, for accessing, for sharing, for analyzing geospatial information all over India. तो इस पोर्टल का पर्पस है, इट इज अ वेरी बिग स्टेप इन मेकिंग दिस एसेंशियल जियोसाइंस डेटा इजीली अवेलेबल। इसका एम है टू प्रोवाइड दीज इंडस्ट्रीज, दीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद दिस एक्सेस टू दोज वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, दैट आर डेमोक्रेटाइजिंग दिस क्रिटिकल जियोसाइंस डेटा, राइट। Now, as far as Geological Survey of India is concerned, 1851 में it was established. इसका गोल क्या है? Of locating coal deposits for the railways. Primarily, it was set up in 1851 to do that. फिर over the years, GSI has grown into a repository of geological information that is needed in various fields in India. It has gained international recognition also as a respected geoscientific organization. इसका काम क्या है? इसका काम है creating, updating that national geoscientific information, assessing those mineral resources in the country. So main role of GSI is to provide unbiased, current and comprehensive geological expertise एंड जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, मीटिंग कमर्शियल एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक नीड्स, राइट। जीएसआई फोकसेस ऑन सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटिंग जितने भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, बोथ ऑन द सर्फेस एंड बीनीथ द ग्राउंड इन इंडिया एंड ऑफशोर एरियाज में, राइट। सो जीएसआई ऑपरेट करता है एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं लोकेटेड लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता, ये सारे, ठीक है। सो जीएसआई व्हाट इट डज, इट सर्वे मेथड्स में इट अकॉम्प्लिशेज इट्स डॉक्यूमेंटेशन,
through geological, geophysical, geochemical surveys using the latest and the most cost effective techniques and methodologies that are available. Sorted है. Then moving on to the next article, जहां पर in a written reply in Rajya Sabha, the Coal and Mines Minister recently said District Mineral Foundation has been set up in 644 districts in 23 states. DMF. सवाल बनता है कि ये DMF क्या है? DMF is like a trust set up as a non-profit organization under Ministry of Mines and Minerals अमेंडमेंट एक्ट 2015. इसका पर्पस क्या है और इसकी फंडिंग, दो चीजें इंपॉर्टेंट है. पहले तो एज फार एज पर्पस इज कंसर्न, इट्स मेन पर्पस इज टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड दोज एरियाज दैट आर अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस. और ये सब किया जाता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस दैट आर सेट बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. फंडिंग जो आती है, इट गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट आर मेड बाय दोज who hold major or minor mineral concessions in the district. So the amount of contribution is determined by the central and the state government. Currently, DMF has been set up in 644 districts. Right? इसका jurisdiction की बात करते हैं. As far as jurisdiction is concerned, जो DMFs का operation है, it is managed, overseen by जो भी state government है, relevant state government. Each state takes care of DMF within its boundaries. जो rules हैं, जो responsibilities हैं, including like how the foundation is set up, what it does, they all are determined by the state government. इसका मतलब that each state can have its own guidelines for how DMF can be operated. और ये सारी बातें आपके prelims में statement बन सकती हैं. Right? So the structure and the task of DMF are decided by state government. मतलब who is a part of it, what specific activities it is responsible for in that particular district, वो सारा कुछ is decided by state government. Funds are collected at the district level. District Mineral Foundation है, they are collected at the district level. इसका मतलब that the money that is contributed by those who are involved in mineral concessions is managed, is pooled specifically within each district only. Right? Then you have, ये बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सवाल बन सकता है आपके प्रीलिम्स में. और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना इसी से एसोसिएटेड स्कीम है, जो किसके रिगार्डिंग है. 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये स्कीम्स लॉन्च करी थी टू बेनिफिट दोज एरियाज एंड पीपल हु आर अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस. इट वाज लॉन्च्ड, राइट, यूजिंग द फंड्स दैट आर जनरेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? 3. डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, मिटिगेट दोज एडवर्स इम्पैक्ट्स एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड. ये 3 आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, टेंशन मत लो, कहीं बोलो कि ऐसे बोल के चले गए, नहीं, समझा के जाऊंगी. देखो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्लीमेंट वेरियस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज, वर्किंग अलॉन्गसाइड विद दो स्कीम्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो भी एग्जिस्टिंग सरकार की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, implementing those. Environment, health, socio-economics of people. So objective of the scheme is to mitigate those impacts, चाहे वो impact environment पे हो, health पे हो, socio-economics पे हो, of people in mining districts during mining operations and after mining operations also. So ये इंश्योर करता है एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम इंश्योर करती है फॉर द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय माइनिंग. एज फार एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज कंसर्न, 60% funds are to be used for high priority areas, including drinking water supply, healthcare, education, environmental preservation उससे associated. 40% funds are allocated for other priority areas जैसे physical infrastructure, irrigation, energy, watershed development, ये सब कुछ. So this is how utilization of fund goes. Sorted है? कोई doubt हो, you can ask me in the comment section. This was all for today's lecture and hope that you will mark it in the map. सुल्तानपुर नेशनल पार्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो भी हमने किया है उसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि हर दिन सेशन के साथ आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे और फिर लास्ट में इतना सारा कंटेंट हो जाएगा. अगर रिवाइज नहीं किया होगा फिर ऐसा होगा कैसे करें. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डेली अपने टास्क साथ साथ करते जाओ, राइट.
तो या समिंग अप दिस सेशन अच्छा लगता है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हो. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.